अक्सर कस्टमर जब टाइल परचेज़ करते हैं और टाइल को परचेज़ करने के बाद अपने घर ले जाते हैं और उस टाइल को इंस्टॉल करवाते हैं तो इस सारे प्रोसेस के दौरान उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आसान लफ्ज़ों में उन कस्टमर्स का टाइल परचेज़ करने का जो एक्सपीरियंस है वो कुछ खुशगवार नहीं होता। मैं चूँकि कस्टमर्स को डायरेक्ट डील करता हूँ तो मैं इमेजिन कर सकता हूँ कि कस्टमर्स को किन किन स्टेप्स के ऊपर किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो मैंने सोचा है कि मैं इसके ऊपर एक डिटेल में वीडियो बना दूँ जिसके अंदर मैं टाइल को परचेज़ करने से लेकर इंस्टॉल करने तक के जो प्रोसेस है उसको एक्सप्लेन कर दूं और इस प्रोसेस के दौरान जो जो स्टेप्स इन्वॉल्व है और उन स्टेप्स के ऊपर जिन जिन बातों का ख्याल रखना होता है मैं उन सारी बातों को एक्सप्लेन कर दूं, ताकि अगर आपने फ्यूचर में टाइल परचेज़ करनी है तो आप पहले से इन बातों का ख्याल रखेंगे और आपका जो टाइल परचेज़ करने का एक्सपीरियंस है वो काफ़ी अच्छा हो और इसके साथ साथ आपका टाइम भी सेव हो और आपकी कॉस्ट भी सेव हो। तो अगर आप ये वीडियो मुकम्मल देखेंगे तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि टाइल परचेज़ करने से लेकर टाइल इंस्टॉल करने तक के प्रोसेस के दौरान आपका टाइम भी सेव होगा और इसके साथ साथ आपके पैसे की भी यकीनी बचत होगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसीब गुल और आप देख रहे हैं अनटाइल्ड यूट्यूब चैनल। टाइल परचेज़ करने के प्रोसेस के अंदर कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं और उन स्टेप्स के ऊपर आपने कुछ बातों का ख्याल रखना होता है। अगर आप इन बातों का ख्याल रखेंगे और इस स्टेप्स को प्रॉपर तरीके से फॉलो करेंगे तो यकीनन आपका जो टाइल परचेज़ करने का प्रोसेस है वो बहुत ही खुशगवार होगा, आपका टाइम भी सेव होगा और आपके पैसों की भी बचत होगी। टाइल परचेज़ करने के प्रोसेस का जो सबसे पहला स्टेप है वो ये है कि आपने ये डिसीजन ले लेना है कि आपने टाइल परचेज़ करनी है। जी हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज है और इस स्टेप के अंदर आप ये डिसाइड कर लेते हैं कि अब फाइनल वो स्टेज आ गई है कि आपने अपने घर में टाइल लगवानी है। तो अब आप इस स्टेप की प्रॉपर प्रिपरेशन भी करेंगे। इसमें आपने 3 से 4 बातों का ख्याल रखना है। पहले स्टेप के अंदर जिस बात का आपने सबसे ज़्यादा ख्याल रखना है या जिसके ऊपर आपने फोकस करना है वो है एस्टिमेटेड बजट। यानी आपको टाइल परचेज़ करने से पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपको टाइल लगवाने के लिए कितनी अमाउंट दरकार है, क्योंकि अगर आपकी ये एस्टिमेशन गलत होगी तो आपको फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा मसला हो सकता है। तो एस्टिमेटेड बजट को कैलकुलेट करने के लिए हमें 2 इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है। नंबर 1, हमें क्या क्या चीज़ दरकार होगी और नंबर 2, वो चीज़ कितनी दरकार होगी और उसकी कीमत क्या है। टाइल लगवाने के इस प्रोसेस के अंदर हमें 3 से 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है। नंबर 1 टाइल, नंबर 2 टाइल बॉन्ड एडेसिव जिससे हम टाइल इंस्टॉल करते हैं और नंबर 3 ग्राउट जो टाइल लगने के बाद हम टाइल के अंदर जो जॉइंट्स बनते हैं उसमें फिल करते हैं। इसके बाद अगर आप वॉशरूम की टाइल लगा रहे हैं तो आपको 2 से 3 चीज़ें और भी चाहिए होंगी, जिसमें फ्लोर वेस्ट आ जाती है, WC आ जाती है और हॉकी पाइप आ जाता है। अब आपको ये मालूम हो गया है कि आपको क्या क्या चीज़ चाहिए। अब आपने ये कैलकुलेट कर लेना है कि आपको ये कितनी चाहिए। यानी पहले स्टेप के अंदर एक और चीज़ जो आपने सबसे पहले कैलकुलेट करनी है वो ये है कि आपकी जहाँ पर आपने टाइल लगवानी है उस एरिया की डायमेंशन क्या है। आपने वो डायमेंशन भी कैलकुलेट कर लेनी है और इसके अलावा उन डायमेंशंस के ऊपर कितनी टाइल्स लगेंगी, यानी आपने नंबर ऑफ़ टाइल्स भी कैलकुलेट कर लेनी है। इस टॉपिक के ऊपर मैं पहले से वीडियोस बना चुका हूँ, आप इन वीडियोस को लाजमी देखिए और एरिया की डायमेंशन मालूम करना खुद से सीख लीजिए, क्योंकि अगर आप एरिया की मेजरमेंट खुद से सीख लेते हैं तो ये चीज़ आपको फ्यूचर में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। अब आपको ये मालूम हो चुका है कि आपको कितनी टाइल्स दरकार हैं। इसके बाद आपको टाइल इंस्टॉलेशन मटेरियल के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है कि जितनी टाइल्स आपने इंस्टॉल करवानी है उसके लिए आपको टाइल बॉन्ड और टाइल ग्राउट जो है वो कितना चाहिए। तो इस कैलकुलेशन की भी मैं ऑलरेडी वीडियोज़ बना चुका हूँ। अगर आप ये वीडियो देख लेंगे तो टाइल इंस्टॉलेशन मटेरियल भी कैलकुलेट करना आप सीख जाएंगे। जब आपके पास ये इन्फॉर्मेशन आ चुकी होगी कि आपको क्या क्या चीज़ चाहिए और कितनी चीज़ चाहिए, तो उसके बाद आपको एक रफ सा आइडिया चाहिए कि इन सारे आइटम्स की कीमत क्या है, यानी मार्केट में इस टाइम पे क्या सेल प्राइस चल रही है। प्राइस के लिहाज से भी मैं ऑलरेडी इस चैनल के ऊपर वीडियोस बना चुका हूँ जिसके अंदर मैंने ये एक्सप्लेन किया है कि पाकिस्तान के अंदर इस टाइम पे कौन सी कंपनीज़ की टाइल्स अवेलेबल हैं और उन कंपनीज़ के जो एस्टिमेटेड रेट्स हैं वो क्या क्या हैं। आल दो के वो वीडियोस पुरानी है और उनके अंदर जो मैंने रेट्स एक्सप्लेन किए हैं वो भी पुराने हैं, यानी कम हो सकते हैं। अब चूंकि रेट्स के अंदर फ़र्क आ चुका है, लेकिन स्टिल वो वीडियोस आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती हैं, क्योंकि उन वीडियो से आपको ये मालूम हो जाएगा कि आपने कौन सी कंपनी सेलेक्ट करनी है और कौन सा साइज़ लेना है, कौन सी क्वालिटी परचेज़ करनी है और उस क्वालिटी का एस्टिमेटेड रेट क्या है।
अगर आप वीडियो से रेट निकाल कर उसको आइटम के साथ मल्टीप्लाई करके अपना एस्टिमेटेड बजट मालूम कर लेते हैं, तो मैं आपको ये रेकमेंड करूँगा कि उस बजट के अंदर आप 10-15 या 20% मज़ीद एक्स्ट्रा ऐड कर लीजिए, क्योंकि जब आप मार्केट में जाएंगे तो रेट्स काफ़ी चेंज हो जाते हैं, तो आपको बाद में मसला ना बने। तो पहले स्टेज के अंदर आपके पास डायमेंशंस भी आ चुकी हैं, आपको बेसिक टाइल की क्वालिटी का भी आइडिया हो चुका है, जो कि वीडियोस देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि मार्केट में कौन कौन सी कंपनी अवेलेबल है और कौन कौन सी क्वालिटीज़ अवेलेबल है। और इसके बाद आपको एक एस्टिमेटेड अमाउंट भी मालूम हो चुकी है, आल्दो कि ये अमाउंट एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन ये आपको एक बेसिक आइडिया दे सकती है कि इतने पैसे कम से कम आपके पास मौजूद होने चाहिए, तभी आप अपने घर के अंदर टाइल वर्क करवा सकेंगे। जहाँ तक आपका पहला स्टेप कंप्लीट हो चुका है, और इस प्रोसेस का दूसरा स्टेप हायर अ मेसन है, यानी आपने मिस्त्री को हायर कर लेना है। यहाँ पर दो बातों का आपने ख्याल रखना है, या तो आपके घर में नया काम होगा, यानी आपने स्ट्रक्चर बनवा लिया है, प्लस्तर करवा लिया और अब आपने टाइल लगवानी है, या आप अपने घर की रेनोवेशन कर रहे हैं। अगर आप नया काम करवा रहे हैं और आपने अभी स्ट्रक्चर बनवाया, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि जिस मिस्त्री से आपने स्ट्रक्चर बनवाया है उसी मिस्त्री से आप अपने प्लस्तर का काम भी करवाइए और उसी मिस्त्री से फिर आप टाइल का काम भी करवाइए। अगर आप एक ही मिस्त्री को शुरू से लेकर आखिर तक हायर करते हैं तो यकीनन आपका बहुत ज़्यादा टाइम भी बचेगा और बहुत ज़्यादा पैसा भी बचेगा, वरना आपको काफ़ी ज़्यादा मसला हो सकता है। इंशाल्लाह ताला मैं जल्दी एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं ये एक्सप्लेन करूंगा कि आपने मेसन को कैसे हायर करना है और मेसन को हायर करते हुए किन किन बातों का ख्याल रखना है, और मेसन के साथ जब आप रेट और क्वालिटी को निगोशिएट कर रहे होंगे तो आपने उस टाइम पर किन किन बातों का ख्याल रखना है। तो अब हम दूसरा सिनेरियो ले लेते हैं, यानी आप नया काम नहीं करवा रहे बल्कि आप घर की रेनोवेशन करवा रहे हैं। तो उसका आसान तरीका ये है कि आप 2 से 3 मिस्त्री अलग अलग बुलाएं, उनको अपना काम दिखाएं और उनको ये बताइए कि आपने ये काम करवाना है, टाइल वर्क करवाना है, प्लम्बिंग का काम करवाना है, जो भी आपने उनके साथ काम उनसे करवाना है आप उनको ये चीज़ दिखाएं और उसके बाद उनसे रेट लें और उनके साथ क्वालिटी को भी तय कर लीजिए। यहाँ पर मैं आपको एक टिप ये दे देता हूँ कि कभी भी रेट के पीछे क्वालिटी को कंप्रोमाइज़ ना करें। उसकी वजह ये होती है कि अक्सर मिस्त्री काम लेने के लिए अपना रेट गिरा देते हैं, लेकिन बाद में वो जो काम है वो बहुत ज़्यादा ख़राब कर देते हैं। जब आप 2 से 3 मिस्त्री बुलाएंगे, उनके साथ अपने काम को डिस्कस करेंगे, तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि एक एवरेज रेट क्या चल रहा है। फिर उस एवरेज रेट को लेकर एक किसी भी मिस्त्री के साथ निगोशिएट करके अपने रेट फाइनलाइज कर लीजिए। जब आपकी मिस्त्री के साथ डील फाइनल हो जाए, रेट तय हो जाए, तो अब आप मिस्त्री से डायमेंशंस ले लीजिए और उन डायमेंशन को जो आपने खुद से डायमेंशंस की होंगी, मेजरमेंट की होगी, उसके साथ टैली कर लीजिए। इसका फ़ायदा ये होगा कि एक तो आपको ये एक्सपीरियंस हो जाएगा कि जो आपने सीखा है क्या वो वाकई से सही सीखा है, और नंबर 2 ये फ़ायदा होगा कि मिस्त्री को भी ये मालूम हो जाएगा कि आपको इस काम का नॉलेज है, जिसके बाद वो कोई भी हेरा फेरी नहीं करेगा। यहाँ तक आपका दूसरा स्टेप कंप्लीट हो चुका है। अब इस प्रोसेस का तीसरा स्टेप स्टार्ट होता है, जिसके अंदर आप अपने सिटी के अंदर जो बड़ी बड़ी मार्केट्स हैं उनको विज़िट करेंगे। हर मार्केट के अंदर मोस्टली 6, 7, 8 शॉप्स होती हैं। आप उन शॉप्स को विज़िट करें, उन शॉप्स के ऊपर कौन कौन सी कंपनी की टाइल, कौन कौन सी क्वालिटी और कौन कौन से साइज़ अवेलेबल हैं, रेट्स क्या हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन लेकर अपने पास रख लीजिए। जब आप मल्टीपल शॉप्स विज़िट करेंगे तो आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि आपके सिटी के अंदर कौन सी क्वालिटीज़ अवेलेबल हैं, कौन सी कंपनीज़ हैं, कौन कौन से साइज़ हैं और उनका रेट क्या है। अब इसके बाद बारी आ जाती है टाइल डिज़ाइन की। अपने घर वालों के साथ मशवरा करके आप टाइल के कोई भी डिज़ाइन फाइनलाइज कर लीजिए और इसके बाद आप किसी भी शॉपकीपर के साथ उन डिज़ाइन के ऊपर नेगोशिएट कर सकते हैं। मार्केट विज़िट करने का फ़ायदा ये होता है कि आपको ये मालूम हो जाता है कि आपकी मार्केट के अंदर कौन कौन सी कंपनीज़, कौन कौन सी क्वालिटीज़, कौन कौन से साइज़ के साथ अवेलेबल हैं। जब ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास आती है तो ये बहुत कम चांस रह जाता है कि आपको कोई भी शॉपकीपर चीट कर सके। नेक्स्ट स्टेप के अंदर जो डायमेंशंस आपको मेसन ने दी थी, आप वो डायमेंशंस शॉपकीपर को देंगे और उन्हें ये कहेंगे कि वो आपके लिए टाइल्स की कैलकुलेशन कर दें। तो अब शॉपकीपर आपकी डायमेंशंस को लेकर मीटर्स की मेजरमेंट भी करेगा और साथ साथ आप वो ये भी कैलकुलेट कर देगा आपको कि आपको कितनी नंबर ऑफ़ टाइल्स चाहिए हैं। चूँकि आपने ख़ुद भी मेजरमेंट्स की होंगी और शॉपकीपर भी आपके लिए मेजरमेंट्स करेगा, तो आप इन दोनों मेजरमेंट्स को टैली कर सकते हैं और अगर कोई भी फ़र्क हो या कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो तो आप इसको यहाँ पर ही क्लियर
मेजर कर सकते हैं। यहाँ तक आपके पास टाइल की एग्जैक्ट मेजरमेंट भी आ चुकी है और साथ टाइल का रेट भी आ चुका है। अब यहाँ पर आपने 3 से 4 बातों का लाजमी ख्याल रखना है। नंबर 1, आपने शॉपकीपर के साथ ये डिसाइड कर लेना है कि अगर कोई चीज़ बच जाती है या कोई फर्दर चीज़ आपको ज़रूरत पड़ती है तो उसको किस तरीके से हैंडल करेंगे। कुछ शॉपकीपर्स की ये पॉलिसी होती है कि वो रिटर्न्स नहीं लेते और कुछ शॉपकीपर रिटर्न्स ले लेते होते हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि पैक कार्टन वापस होंगे। हम अपनी शॉप के ऊपर कस्टमर के पास जो भी चीज़ बच जाती है, चाहे वो 1 टाइल हो या 1 कार्टन हो या 10 कार्टन हो, हम वापस ले लेते होते हैं। तो ये चीज़ आपने पहले से शॉपकीपर के साथ डिसाइड करनी है कि रिटर्न पॉलिसी क्या होगी और अगर आपको फर्दर कोई चीज़ ज़रूरत होती है तो उसका क्या तरीक़ाकार होगा। क्योंकि अक्सर शॉपकीपर्स ये कहते हैं कि अगर आपको टाइल परचेज़ करनी होगी तो आपको पूरा टाइल का 1 कार्टन परचेज़ करना होगा, आपको खुली टाइल नहीं मिलेगी। तो ये चीज़ आपने पहले से डिसाइड कर लेनी है और ज़्यादा अच्छी बात यह है कि आप बिल के पीछे इस चीज़ को लिखवा लीजिए ताकि बाद में आपके साथ कोई मसला ना बने। अगले स्टेप के अंदर आपने शॉपकीपर के साथ बैठकर टाइल के डिज़ाइन को फाइनलाइज़ करवाना है। मोस्टली जो टाइल्स हैं वो मल्टीपल शेड्स के अंदर आती हैं। अगर हम वॉशरूम की बात करते हैं तो वॉशरूम के अंदर तकरीबन 3 शेड्स अवेलेबल होते हैं, जिसमें लाइट कलर आता है, डार्क आता है और मोटिफ आता है। आपने शॉपकीपर के साथ बैठकर पहले से डिज़ाइन फाइनलाइज़ करना है कि आपको कितनी लाइट टाइल चाहिए होगी, कितनी डार्क दरकार होगी, मोटिफ कितना लगेगा। ये चीज़ आपने कैलकुलेट करवानी है। उसके बाद उसको पेपर के ऊपर यानी अपने बिल के ऊपर लिखवा लेना है और अच्छी तरह समझ लेना है, क्योंकि अगर आप ये चीज़ अच्छी तरीके से समझेंगे तभी आप ये चीज़ अपने मेसन को भी अच्छी तरीके से समझा सकेंगे और वो फिर टाइल को इंस्टॉल करेगा। तो आपने जो डिज़ाइन की सिलेक्शन है और उसके बाद जो डिज़ाइन की तरतीब है उसको आपने अपने शॉपकीपर के साथ अच्छे तरीके से कैलकुलेट करना है और उसको पेपर के ऊपर लिखवा लेना है कि यानी एक वॉशरूम के अंदर लेट्स सपोज आपको लाइट टाइल कितनी चाहिए, डार्क कितनी चाहिए और मोटिफ कितना चाहिए। यहाँ तक तकरीबन आपका 80% काम फाइनलाइज हो चुका है। आपको ये मालूम है कि आपने टाइल कौन सी लेनी है, कौन सा डिज़ाइन, कौन सी क्वालिटी, कौन सा साइज़ परचेज़ किया है, उसके बाद कितनी नंबर ऑफ़ टाइल्स परचेज़ कर रहे हैं, मीटर के अंदर क्वांटिटी क्या है, आपका बिल फाइनलाइज हो चुका है। अब बात रह जाती है डिलीवरी की। मोस्टली ऐसा होता है कि जो वेयर हाउस होता है वो शॉप से काफ़ी दूर होता है और शॉपकीपर आपसे टाइम लेता है कि हमें इतना टाइम दे दीजिए, हम आपको स्टॉक आपका डिलीवर कर देते हैं। यहाँ पर अक्सर 2 बातें होती हैं, या तो शॉपकीपर ये कहता है कि आप शॉप से अपना स्टॉक रिसीव कर लीजिए, या वो ये कहता है कि हम आपकी प्रेमिसेस यानी आपके घर में स्टॉक जो है वो डिलीवर करवा देंगे। तो पहले सिनेरियो के अंदर अगर आप जो अपना स्टॉक है जो आपने परचेज़ किया वो शॉप से आप रिसीव कर रहे हैं और अपनी किसी गाड़ी या व्हीकल में आप उसको अपने घर लेकर जा रहे हैं, तो ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप शॉप के ऊपर आप बिल के मुताबिक सारी चीज़ें अपनी चेक कर लीजिए। टाइल और टाइल के साथ लगने वाला जो भी मटेरियल है या जो चीज़ आपने परचेज़ किया है इसको चेक करना आपकी ज़िम्मेदारी है। अक्सर जो कस्टमर हैं वो शॉपकीपर के ऊपर छोड़ देते हैं। ये अच्छी बात है कि आप शॉपकीपर के ऊपर ट्रस्ट करते हैं और मोस्टली शॉपकीपर जो है वो जो कुछ बिल में होता है वो डिलीवर करते हैं, लेकिन अक्सर ये भी होता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से कोई चीज़ नहीं जाती या कोई डैमेज चली जाती है, जिससे बाद में आपको भी मसला बनता है और फिर जब आप शॉपकीपर के पास आते हैं तो इस मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से काफ़ी ज़्यादा बहस हो जाती है और अक्सर औक़ात लड़ाई भी हो जाती है। तो अगर आप अपना सामान शॉप से रिसीव कर रहे हैं तो ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप एक एक चीज़ बिल के मुताबिक गिनती करें और चेक करें। टाइल को चेक करने का आसान तरीका यह है कि अगर आपने 20-25 टाइल बॉक्स परचेज़ किए हैं तो आप कोई भी 2-4 टाइल बॉक्स हैं उनको उनके जो कवर हैं, रैपर हैं, उनको उतार के चेक कर लें। चूँकि आप टाइल परचेज़ कर चुके हैं तो वो अब आपकी मलकियत है, आप उसको किसी भी तरीके से चेक करें, शॉपकीपर आपको मना नहीं कर सकता। तो आप अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करें और शॉप के ऊपर अपने स्टॉक को अच्छी तरीके से चेक कर लें। अब हम दूसरे सिनेरियो को डिस्कस कर लेते हैं, यानी शॉपकीपर आपको ये चॉइस देता है कि आप घर चले जाइए, हम आपको स्टॉक जो है वो घर डिलीवर करवा देंगे। तो यहाँ पर आपने शॉपकीपर के साथ ये एग्रीमेंट करना है कि अगर वो स्टॉक घर में डिलीवर करवा रहा है तो फिर आप अपने घर के अंदर उस स्टॉक को चेक करेंगे। यानी जो रास्ते के अंदर ब्रेकेज, डैमेज या थेफ्ट या आगे पीछे कोई भी सामान हो जाता है तो इसकी ज़िम्मेदारी शॉपकीपर की होगी। चूँकि वो ख़ुद से डिलीवर करवा रहा है तो आपका काम है घर के अंदर उस सामान को चेक कर लेना। यानी आपकी प्रीमिसेस के अंदर जब आपका स्टॉक अराइव होगा, जब आप उसको रिसीव करेंगे तो उस टाइम पर आप चेक कर लेंगे। अगर कोई चीज़ आगे पीछे होती है या ख़राब होती है तो आप उस टाइम पर शॉपकीपर को एक्सप्लेन कर देंगे।
अब बारी आती है उस स्टार को कीप करने की, यानी अपने पास रखने की, स्टोर करने की और उसके बाद उसको इंस्टॉल करवाने की। अक्सर कस्टमर यहाँ पर गलती करते हैं जिसकी वजह से उनको बाद में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात आती हैं। चूँकि मोस्टली कस्टमर्स का ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस होता है कि उन्होंने टाइल परचेज़ किया है, तो उनको मालूम नहीं होता कि टाइल को हैंडल कैसे करना है। वो दूसरे सामान की तरह टाइल्स को भी रख देते हैं जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा ब्रेकेज आ जाती है, या जो भी सामान है वो आगे पीछे होता है। टाइल को मिस हैंडल करने की वजह से 2 से 3 मसले अक्सर कस्टमर को फेस करना पड़ते हैं। अक्सर औक़ात टाइल को मिस हैंडल करने से टाइल ब्रेक हो जाती है, जिसकी वजह से कस्टमर ये समझता है कि शॉपकीपर ने कस्टमर को टाइल टूटी हुई दी थी, लेकिन असल में वो उसको मिस हैंडलिंग की वजह से वो टूट जाती है। दूसरा मसला कस्टमर्स को मिस हैंडलिंग की वजह से ये आता है कि कुछ टाइल्स कभी कम हो जाती हैं और कुछ टाइल ज़्यादा हो जाती हैं। यूजुअली होता ऐसे है कि अगर आपने कोई भी टाइल परचेज़ किया, मुख्तलिफ एरिया के लिए अलग अलग टाइल परचेज़ किया, तो वो एरिया की डायमेंशन है वो अलग अलग होती है। यानी अगर हम वॉशरूम की मिसाल ले लें तो कुछ वॉशरूम बड़े होते हैं और कुछ छोटे होते हैं। अब आपने 2 अलग अलग डिज़ाइन परचेज़ किए हैं, एक बड़े वॉशरूम के लिए, एक छोटे वॉशरूम के लिए, लेकिन टाइल को अच्छी तरीके से हैंडल नहीं किया, आपको समझ नहीं लगी और मेसन ने बड़े वॉशरूम वाला डिज़ाइन छोटे वॉशरूम में लगा दिया और छोटे वाला बड़े वॉशरूम में लगा दिया, तो डेफिनेटली अब कुछ टाइल कम हो जाएगी और कुछ टाइल फालतू हो जाएगी, जिसकी वजह से आपको फिर एक अलग से चक्कर लगेगा। तो जो बचत आपने टाइल ख़रीदने के दौरान की थी वो सारी की सारी जो है वो यहाँ पर ज़ाया हो जाती है। तो इस मसले से बचने के लिए सबसे आसान तरीका ये है कि आपने जिस जिस एरिया के लिए जो जो टाइल परचेज़ की है, अनलोडिंग के दौरान वो टाइल उसी जगह पर रखवा दें। यानी अगर आपने 4 वॉशरूम की टाइल ली है और हर वॉशरूम का अलग अलग डिज़ाइन लिया है, तो जिस वॉशरूम का जो भी डिज़ाइन लिया है आप उससे अनलोड करते हुए उस टाइल को, उस स्टॉक को उसी वॉशरूम के करीब रखवा दीजिए। कोशिश करें तो लाइट डार्क बॉर्डर भी अलग अलग रखवा दीजिए, ताकि मेसन को टाइल लगाते हुए किसी भी गलतफहमी का मसला ना हो। दूसरी गलती जो अक्सर शॉपकीपर ये करते हैं कि टाइल को अच्छे तरीके से अनलोड नहीं करते। टाइल के बॉक्सेस को रखने का एक तरीका होता है, अगर आप उस तरीके से टाइल के बॉक्सेस को अनलोड करेंगे तो कभी भी आपकी टाइल टूटेगी नहीं। जैसा कि आप इस तस्वीर के अंदर देख भी रहे हैं कि टाइल्स को किस तरीके से प्लेस किया गया है, इस तरीके से अगर आप 100 कॉटन भी एक जगह पर रख देंगे तो टाइल टूटेगी नहीं। लेकिन अक्सर कस्टमर टाइल के बॉक्सेस को लिटा कर रख देते हैं और एक बॉक्स के ऊपर दूसरा बॉक्स रख देते हैं, जिसकी वजह से वज़न पड़ने की वजह से अक्सर टाइल ब्रेक हो जाती है और कस्टमर ये समझता है कि टाइल मुझे टूटी हुई मिली थी। चूँकि टाइल मिट्टी की बनी हुई होती है और वो किसी भी स्टेज के ऊपर टूट सकती है, तो इसीलिए इसको बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है। तो टाइल को हैंडल करते हुए प्रॉपर तरीके से इसको अनलोड करवाइए, अलग अलग जगह पर रखवाइए, ताकि ये जो अनलोडिंग के मसले हैं और जो हैंडलिंग के मसले हैं आपको ये ना फेस करने पड़े और आपका जो प्रोसेस है वो बड़ा स्मूथ हो जाए। अब इस प्रोसेस की फाइनल स्टेज आती है नेक्स्ट डे, जब मेसन आपके घर में आता है टाइल लगवाने के लिए। तो सबसे पहले आपने जो डिज़ाइन शॉपकीपर के साथ शॉप के ऊपर बैठकर फाइनलाइज़ किया था और जिस तरतीब से फाइनलाइज़ किया था, आप मेसन को वो तरतीब समझा दीजिए। उसका बेस्ट तरीका ये है कि टाइल बॉक्सेस को ओपन करके उनको ज़मीन के ऊपर बिछा लीजिए और जो डिज़ाइन जिस तरीके से आपने शॉप के ऊपर सेलेक्ट किया था उसी तरीके से आप उसको फ्लोर के ऊपर एडजस्ट करके एक दफ़ा पैटर्न मेसन को एक्सप्लेन कर दीजिए। जब मेसन टाइल लगाने से पहले उस पैटर्न को अच्छी तरीके से देख लेगा तो उसके बाद वो कोई गलती नहीं करेगा और जिस तरीके से आपने टाइल सेलेक्ट की थी उसी तरीके से टाइल आपके वॉशरूम के अंदर इंस्टॉल भी हो चुकी होगी। अब जब टाइल मेसन इंस्टॉल कर लेता है तो उसके बाद कोई भी चीज़ बच जाती है या अगर कोई चीज़ आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप अपनी टर्म्स एंड कंडीशन के मुताबिक शॉपकीपर्स के पास जाकर वो टाइल को वापस भी कर सकते हैं। अगर आपको फर्दर कोई ज़रूरत हो तो आप वो टाइल ले भी सकते हैं। हम अपनी शॉप के ऊपर अपने कस्टमर्स को इस सारे प्रोसेस की सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं। यानी जब वो टाइल सेलेक्ट कर देते हैं तो हम उनको डिज़ाइन एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरीके से लगाना है। उसके बाद बिल के ऊपर उनको टर्म्स एंड कंडीशन भी लिख कर देते हैं और इसके अलावा जब वो टाइल लेकर जाते हैं तो उन्होंने इसको किस तरीके से अनलोड करनी है और उसको किस तरीके से स्टोर करना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन भी हम अपने कस्टमर को देते हैं। तो आपको जब भी टाइल परचेज़ करनी हो तो आप भी इन सारी बातों का लाजमी ख्याल रखें। जब आप इन बातों का ख्याल रखेंगे तो मैं यकीन से कह सकता हूं कि टाइल परचेज़ करने और टाइल लगवाने का जो प्रोसेस है आपका बहुत ज़्यादा इजी होगा, सिंपल होगा और कॉस्ट सेविंग होगा। अगर इस प्रोसेस के हवाले से कोई भी सवाल हो तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपने टाइल परचेज़ करनी हो या कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, नीचे नंबर और एड्रेस दिया गया, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं।
इस चैनल का मकसद कंस्ट्रक्शन और कंस्ट्रक्शन से जुड़ी हुई हर मालूमात आप तक पहुंचाना है। अगर आप चाहते हैं कि ये मालूमात आपको मिलती रहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। शुक्रिया।